हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता हम देख रहे थे जेकेएसएसपी जेई का पेपर कर रहे थे, जेकेएसएसपी जेई सिविल का। इसके हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट में आज हम स्टार्ट करेंगे 91st क्वेश्चन से। 90 क्वेश्चन हमने आज तक कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 91st क्वेश्चन क्या कह रहा है? The network analysis method is more useful for the project of repetitive in nature। ठीक है, तो repetitive प्रोजेक्ट अगर हो वहां पे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर बताएं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो रेपिटेटिव वर्क है उसके लिए हम सीपीएम मेथड यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद हम 92nd क्वेश्चन देखेंगे। 92nd क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड कैन बी यूज फॉर एनालाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हमारे पास रहता है, वो हम किस लिए यूज करते हैं, क्या चीज फाइंड करने के लिए यूज करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड देखा होगा तो आपको पता होगा, जल्दी से बता दें। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वो हम यूज करते हैं स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए। ठीक है, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं, मतलब हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करनी हो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, तो हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93rd क्वेश्चन है। 93rd क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, हम देख लेते हैं जल्दी से। 93rd क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि हमने निकालना है मैक्सिमम शेयर फोर्स। हमने क्या निकालना है? मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालनी है इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम। हमारे पास कौन सा बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसका स्पैन दैट में जिसकी लेंथ कितनी है? 3 मीटर है, और उस पर एक पॉइंट लोड लग रहा है 4 किलो न्यूटन का। ठीक है, इस तरीके का बीम है हमारे पास। यहाँ पे ही मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके का बीम है। इस पे हमारे पास एक पॉइंट लोड लग रहा है 4 किलो न्यूटन। ठीक है, 4 किलो न्यूटन पॉइंट लोड लग रहा है, और जिसका स्पैन जो है 3 मीटर इसका स्पैन है, इसकी लेंथ जो है 3 मीटर है। और हमने क्या निकालना है इसमें? हमने रिएक्शन निकालनी है आर ए और आर बी। ठीक है, आर ए और आर बी निकालने के लिए हमारे पास इसमें क्या रहता है कि आर ए, अगर आर ए हमने निकालना क्या? आर ए एंड आर बी, आर ए एंड आर बी। तो आर ए एंड आर बी कैसे निकलेगा? जैसे ये लोड है तो आधा इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आधा इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट मीन्स 4 है तो 2 इस साइड होगा, 2 इस साइड होगा। दैट मीन्स आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू 2। ठीक है, 2 किलो न्यूटन हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। 2 किलो न्यूटन कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। 94 क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? 94 क्वेश्चन, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू एस्टिमेट करनी है ऑफ ए साइल विद एन इफेक्टिव डायमीटर, जिसमें हमारे पास इफेक्टिव डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.2 mm। इफेक्टिव डायमीटर कितना है? 0.2 mm। ठीक है, तो 0.2 mm इफेक्टिव डायमीटर है, इसका हम निकालेंगे। दैट मीन D10 हमारे पास दिया है कितना? 0.2 mm। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन पे, जहां पे हमने सॉल्व किया, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 94th क्वेश्चन देख सकते हैं। ये जो k है सेंटीमीटर पर सेकंड में अगर हमने निकालना है, इसका फार्मूला है k इक्वल टू C1 इंटू D10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो D10 है वो क्या है? इफेक्टिव साइज इन mm में। ठीक है, C1 क्या है? कांस्टेंट जो वेरी करता है 1 से 1.5 तक। ठीक है, C क्या है? कांस्टेंट जो वेरी करता है 1 से 1.5। ठीक है, तो इसमें हम 1.1 ले लेते हैं इस कांस्टेंट की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? 1.1 इंटू हम बात करें, ये था D कितना था? D10 कितना था? 0.2 और इसका स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो गया 0, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं, या फिर हम इसको 1.2 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू थी 1 से 1.5 थी, 1.2 रखा इंटू 0.2। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आई वो आ गई 1.44। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई 0.5। ठीक है, तो 0.44 0.50 जिसमें आंसर होगा वो वाला हमारे पास जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम ऑप्शंस को देख लेते हैं 0.44 0.50 किस में है। ठीक है, तो जल्दी से हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 जो है उसका जो आंसर है हमारे पास है वो है उसका जो आंसर हमारे पास है वो है बी। ठीक है, बी हमारे पास 94th का आंसर है। 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका आंसर है। ठीक है,
तो इसका जो है ना एक्चुअल में ये आएगा 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। ये गलती से लिखा गया है, 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जीरो होगा, 0.048, ठीक है। दैट मीन 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। ये एक्चुअल में आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 95th क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन ट्रीटेड वाटर, ठीक है। तो जैसे कि हमने वाटर को ट्रीट करने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं, ये आपको पता ही है। तो कितनी रेजिडुअल क्लोरीन हमारे पास रहती है ट्रीटेड वाटर में, जैसे वाटर को ट्रीट किया, कितनी रेजिडुअल क्लोरीन हमारे पास रहती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सिंपली हम आपको रिमेंबर कर लेनी है। तो जल्दी से आंसर बताएं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 0.052 0.5 ppm इसकी जो रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा रहती है, 0.052 0.5 ppm, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच कन्वेज वाटर फ्लो टवर्ड्स द आउटर पेरिफेरी, ठीक है। तो कौन सा लेआउट रहता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है, हम बात कर लेते हैं। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताएं, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ए, दैट मींस रेडियल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की, वेयर विल द कैपिलरी जोन लाई if the water table is at a point 3.5 मीटर from the ground level, ग्राउंड लेवल से 3.5 मीटर नीचे है हमारे पास वाटर का लेवल, तो कैपिलरी जोन कहाँ पे होगी, ठीक है। कैपिलरी जोन उसके ऊपर होगी, जैसे कि मान लेते हैं ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये है हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। और ये जो हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल जो है, ये कितने डिस्टेंस पे है, 3.5 मीटर पे, 3.5 मीटर पे है, ठीक है। 3.5 मीटर पे अगर हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल है, तो जो हमारे पास कैपिलरी जोन होगा वो इससे ऊपर होगा, मतलब इससे ऊपर मतलब 3.5 से कम। 3.5 से कम कौन सा है, 3.5 से कम हमारे पास जो है खाली 3.4 ही है, ठीक है। तो 97 में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, दैट मीन्स 3.4 मीटर, ठीक है। तो इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपको सिंपली यूट्यूब पर जाना है और आरपीएन शर्मा लिखना है, वहां पे मेरा चैनल मिलेगा, उसको आपको सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 98th क्वेश्चन है, ग्रेन साइज, viscosity, temperature and wide ratio are the important factors influencing which of the following property, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, ये वाली चीजें, जैसे कि ग्रेन साइज हो गया, विस्कोसिटी होगी, टेम्परेचर हो गया, वाइड रेशो हो गया, तो किस चीज को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, किस चीज को बढ़ाते हैं। अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर बताएं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आएगा सी, दैट मींस परमेबिलिटी। तो ये परमेबिलिटी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 99th क्वेश्चन है, तो ये बोल रहा है कि हाउ मेनी पॉइस इन 1 पास्कल सेकंड, 1 पास्कल सेकंड में कितने पॉइस रहते हैं, तो ये भी आपको रिमेंबर ही कर लेना है। इसका जो आंसर है वो है डी, दैट मींस 10। तो 1 पास्कल सेकंड में कितने पॉइस रहती हैं, 10 पॉइस, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100th क्वेश्चन, What is the expression of continuity equation for steady flow and incompressible flow, ठीक है। तो continuity equation का हमने जो है एक्सप्रेशन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास steady flow है और incompressible flow है। incompressible flow है, that means इसकी density जो है with respect to time change नहीं हो रही है। steady flow है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो velocity है वो भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका हम बात कर लेते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी पार्ट, दैट मीन du by dx प्लस dv by dy प्लस dw by dz, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया कि इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, तो इसलिए जो डेंसिटी की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, सॉरी 0 नहीं, मतलब डेंसिटी यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि डेंसिटी को हम आगे भेज देंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें भी डेंसिटी है, इसमें भी डेंसिटी है, इसमें भी डेंसिटी है, बाकी जो लास्ट वाला जो है उसमें डेंसिटी नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी du by dx प्लस dv by dy प्लस dw by dz। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं या फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, एनोस्कोप इज यूज्ड टू डिटरमाइन, जो एनोस्कोप होता है
से हम क्या करते हैं? तो ये आपको पता है तो जल्दी से आंसर बताएं, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ए, दैट मींस स्पॉट स्पीड को हम मेजर करते हैं एनोस्कोप से, ठीक है। एनोस्कोप इज यूज्ड टू मेजर द स्पॉट स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्वेश्चन क्या कह रहा है? What shall be the moment required in a proved cantilever of a span L to produce unit slope at the proved end if E is the Young's modulus of elasticity and I is the moment of inertia, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 4E/L, तो ये आप रिमेम्बर ही कर सकते हैं 4E/L। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 103 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी लिंक्स आर रिकमेंडेड इन 20 मीटर मीट्रिक चेन, ठीक है। 20 मीटर मीट्रिक चेन की कितने लिंक्स होते हैं उसमें? तो इसका जो हम बात करें, जो 20 मीटर चेन रहती है उसमें रहते हैं 100 लिंक्स, ठीक है। और जो 30 मीटर चेन रहती है उसमें रहते हैं हमारे पास 150 लिंक्स, ठीक है। और एक लिंक जो रहता है वो रहता है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक लिंक रहता है कितना? 20 सेंटीमीटर का, तो ये आपको रिमेम्बर कर लेना है, ठीक है। तो 20 मीटर की बात हो रही थी तो 100 लिंक्स है, दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। आगे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके आरपीएन शर्मा लिखना है, वहां से आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो भी वीडियो लेक्चर्स में डालूं उसकी अपडेट आपको अपने मोबाइल पे मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन। टू एक्सप्रेस साउंड लेवल्स इन डेसिबल्स, साउंड प्रेशर लेवल्स आर यूजुअली अडॉप्टेड ऑन ए रेफरेंस स्केल ऑफ, इसका आंसर जल्दी से बताएं अगर आपको पता है, नहीं पता है तो इसमें जो आंसर है वो है 20 म्यू पीए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 105 क्वेश्चन है। द रेट ऑफ बीओडी exerted at any time is, BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो जो रेट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो एग्जर्ट होता है एनी टाइम पे, किसी भी टाइम पे, वो क्या होता है? हम बात करें, जल्दी से आंसर बताएं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी रिमेनिंग, ठीक है। कितना बीओडी रिमेनिंग है उस पर डिपेंड करता है जो बीओडी का रेट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। द शोल्डर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज शुड बी, जो शोल्डर हम रोड एज के साथ ही हम प्रोवाइड करते हैं शोल्डर, वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से आप आंसर बताएं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो शोल्डर है वो रफ होना चाहिए, ठीक है। रफर होना चाहिए देन द ट्रैफिक लेन, जो भी ट्रैफिक लेन है उसे थोड़ा सा रफ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस पर हमने चलना होता है तो हमारे जो पैर हैं वो उस पर स्लिप ना हो सके, इसलिए हमें थोड़ा सा रफ बनाना पड़ता है वो ट्रैफिक लेन से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107। अगर 107 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है? What will be the difference of level between point C and point D, ठीक है। पॉइंट सी और पॉइंट डी के लेवल के बीच का डिफरेंस हमने निकालना है। इफ द बैक साइड एंड फोर साइड, बैक साइड और फोर साइड हमारे पास ये दिया हुआ है, बैक साइड दिया हुआ है और ये दिया हुआ हमारे पास फोर साइड दिया हुआ है, ठीक है। बैक साइड और फोर साइड की रीडिंग हमारे पास दी है, ठीक है। तो हमने इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंस निकालने के लिए सिंपली इसका डिफरेंस निकाल दो, एक ये लेवल है एक ये लेवल है, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से जब ये माइनस आप करोगे तो आपके पास निकल जाएगा, आपके पास निकल जाएगा जो आंसर वो निकलेगा राइज 0.700 मीटर फ्रॉम सी टू डी, 0.700 मीटर फ्रॉम सी टू डी, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉल भी है, यहाँ पे राइज है, यहाँ पे फॉल भी है, लेकिन हमने क्या निकालना है? डिफरेंस कौन सा निकालना है? पॉइंट सी एंड डी का डिफरेंस निकालना है। पॉइंट सी एंड डी का डिफरेंस निकालना है, मतलब ये जो सी है वो टॉप पे है, जैसे ये हमारे पास सी पॉइंट है और ये जो पॉइंट है हमारे पास डी है, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस जो निकलेगा 0.700 सी टू डी, मतलब ये राइज होगा इस तरीके से, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 108। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी
बल्क मॉडुलस के इन पॉइजन रेशियो। तो इसके बीच का जो रिलेशन है उसका हमने फार्मूला देख लेना है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला होगा आपको ये रिमेंबर ही कर लेना। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका जो रिलेशन का जो फार्मूला है वो है ये वाला, ठीक है। G इक्वल टू 2k 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस म्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 109 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कौन सा हमारे पास इसमें से डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो जल्दी से आप आंसर बताएं। अगर नहीं पता है आपको तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो है कॉलम एनालॉजी मेथड जो है डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1010 क्वेश्चन है, सॉरी 110 क्वेश्चन है। 110 क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, 110 क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास द फॉर्मेशन विड्थ फॉर ए सिंगल लाइन मीटर गॉज ट्रैक इन एम्बैंकमेंट एज अडॉप्टेड ऑन इंडियन रेलवेज, ठीक है। जो फॉर्मेशन विड्थ है हमारे पास सिंगल लाइन मीटर गॉज की, वो एम्बैंकमेंट में वो कितनी हम इंडियन रेलवे में अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली आपको रिमेंबर कर लेना। मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर होगा वो होगा 4.88 मीटर, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, आरपीएन शर्मा लिखना है, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।